साथियों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाला साल 2023 है और हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आने वाला 2023 आप लोगों के लिए बहुत ही खुशहालीपूर्ण बीते। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है कि गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर, और दूसरा वहाँ के अधिकारी और विभाग कैसे हुआ करते थे, और तीसरा गुप्तकाल की प्रमुख भुक्तियाँ अर्थात प्रांत कैसे हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो साथियों, यदि महत्वपूर्ण गुप्तकालीन मंदिरों की बात करें तो पहला विष्णु मंदिर, जिसे तिगवा अर्थात जबलपुर स्थान माना जाता है जो मध्य प्रदेश में है, और शिव मंदिर जो भूमरा अर्थात नागौर जो मध्य प्रदेश में माना जाता है। पार्वती मंदिर जिसका स्थान नचना कुठार अर्थात मध्य प्रदेश में स्थित है, और दशावतार मंदिर जो देवगढ़ अर्थात झांसी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर जो खोह अर्थात नागौर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और भीतरगांव का मंदिर अर्थात भीतरगांव में जो कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। साथियों, अब हम कुछ अधिकारी और विभागों के बारे में जानेंगे। पहला, हरिसेन। कहते हैं यह समुद्रगुप्त का संधि विग्राहिक एवं महादंडनायक था और इसी ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। दूसरा, वीरसेन शैव जो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहिक था। तीसरा, शिखर स्वामी जो चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री एवं कुमारामात्य होता था, और पृथ्वी सेन जो कुमार गुप्त का मंत्री एवं कुमारामात्य होता था। आम्रकार्दव जो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति होता था। साथियों, तो अब हम कुछ गुप्त काल की प्रमुख भुक्तियाँ अर्थात प्रांतों के बारे में बात करेंगे। साथियों, प्रांत और क्षेत्रों के बारे में बात करें तो पहला प्रांत अवंती जो पश्चिमी मालवा क्षेत्र था, और दूसरा एरण जो पूर्वी मालवा कहलाता है। तीर भुक्ति जो क्षेत्र उत्तरी बिहार कहा जाता है, और पांडवर्धन जिसका क्षेत्र उत्तरी बंगाल कहा जाता है। पांचवा, वर्धमान जिसका क्षेत्र उत्तरी बंगाल था, और मगध जो पश्चिमी बिहार कहा जाता है। साथियों, तो आगे हम जानेंगे कि पुष्यभूत वंश अर्थात जिसका प्रारंभ 505 ईस्वी से हुआ है। कहते हैं पुष्यभूत वंश की स्थापना पुष्यभूत ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर नामक स्थान पर की थी, और कहा जाता है कि पुष्यभूत वंश हूणों से हुए संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ है। कहते हैं कि प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था, और उसके दो पुत्र थे, पहला राज्यवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन थे। कहते हैं कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम राज्यश्री था, और राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से हुआ था। और कहा जाता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी यशोमती उसकी चिता में कूदकर आत्मदाह कर ली थी। और कहते हैं कि प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन राजा हुआ, और मालवा अभियान से लौटते समय मार्ग में गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंड था। कहते हैं कि हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था, और हर्ष के विषय में हमें व्यापक जानकारी बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित से मिलती है। कहा जाता है कि हर्ष का दरबारी कवि जो बाणभट्ट था, और हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। कहते हैं कि चीनी यात्री हेनसांग जो कि 629 से 645 ईस्वी के बीच में भारत में रहा था, और हेनसांग की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित तथा वर्तमान शाक्य मुनि नाम से जाना जाता है। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी, और हर्ष को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं हर्ष ने परम भट्टाकार तथा उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी, और हर्ष एक प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार कहा जाता है। कहते हैं उसने नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की थी। और बाणभट्ट की रचनाएं हैं कि हर्षचरित कादंबरी एवं पार्वती परिणय। कहते हैं कि हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा विष्णु एवं शिव को भी मानता था, और हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया। माना जाता है कि हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हेनसांग के सम्मान में की गई थी, और कहते हैं कि इस सभा में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों को बुलाया गया था। माना जाता है कि इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने ही की थी, और हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों तथा बहुमूल्य वस्तुओं का खूब वितरण किया था। और हर्ष के दिन का प्रथम भाग जो सरकारी कार्य तथा दूसरा और तीसरा धार्मिक कार्य हेतु था। हर्ष के दरबार में चीनी दूत मंडल 643 ईस्वी में एवं 646 ईस्वी में आया था। कहते हैं हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे,
और हर्ष द्वारा प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित सभा को मोक्ष परिषद कहा जाता था। और हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था और हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था। साथियों, हर्ष के समय कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों के बारे में जानेंगे। पहला सिंहनाद, जो मुख्य सेनापति हुआ करता था, और दूसरा आमात्य, जिसे मंत्रि परिषद का मंत्री कहा जाता है, अपरिक, जिसे भुक्ति का प्रशासक अधिकारी माना जाता है, और दंडपाशिक, जिसे पुलिस अधिकारी माना जाता था। बृहदेश्वर, जो अश्वसेन का अधिकारी होता था, और बलाधिकृत, जो पैदल सेना का अधिकारी होता था। और कहते हैं स्कंदगुप्त, जो गज सेना का मुख्य अधिकारी होता था, और कुंतल, जो अश्व सेना का प्रधान अधिकारी होता था, और अवंती, जो शांति एवं युद्ध का मंत्री होता था। साथियों, कहते हैं कि हेन सांग के अनुसार अधिकारियों का वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था, और हर्ष के समय भूमि कर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। मालवा के राजा देवगुप्त को राज्यवर्धन ने पराजित किया था, और हर्ष 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था। और हर्ष की प्राचीन राजधानी थानेश्वर थी। कहते हैं कि 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। और हर्षवर्धन के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। कहते हैं कि हेन सांग ने शूद्रों को कृषक कहा है, और हर्षवर्धन सूर्य, शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। और हर्षकालीन ताम्र पात्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। पहला भाग, जो भूमिकर है, दूसरा हिरण्य, और तीसरा बलि। कहते हैं कि हर्षचरित के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। और ह्वेनसांग मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख करता है। कहते हैं कि ह्वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया था, और यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कहते हैं कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा, जिसका नाम सीयू की है। हर्ष को दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया था, और पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी थी। कहते हैं सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष महाबलाधिकृत था। साथियों, यदि ऑडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।